जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन में 3 प्रकार के अकाउंट बनती है। कितने प्रकार के अकाउंट्स बनती है? 3 प्रकार की। पहला, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, कैपिटल अकाउंट। तीसरा, बैंक अकाउंट। तो क्या क्या बनती है? 3 बातें, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये 3 बनेंगी ही बनेंगी, ज़रूरी है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो चौथी बात भी बन सकती है। क्या? करंट अकाउंट। किसका करंट अकाउंट? पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और 5वां, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक, तो ये 4 बातें बनती हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन में 4 प्रकार की अकाउंट बनती है। कौन कौन सी? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। जिसमें से 3 अकाउंट तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो बनेंगी बनेंगी प्रत्येक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। क्या क्या? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में पहले से करंट अकाउंट दिया गया हो, तो हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाएंगे और पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे। चलिए, तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इसको हिंदी में हम वसूली खाता कहते हैं। क्या कहते हैं हम हिंदी में? वसूली खाता। रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? वसूली खाता। चलिए देखिए क्या होती है ये, इसकी विशेषता क्या है और इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए, ये सबसे पहली बात कि ये टी शेप का अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? ये टी शेप का अकाउंट होता है जिसमें पर्टिकुलर एंड अमाउंट लिखा होता है। ये डेबिट होता है और ये इसका क्रेडिट। यहाँ पर पर्टिकुलर लिखी गई होती है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक, इसके 2 भाग हो जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसके डेबिट पक्ष में हम सारे एसेट्स को लिखते हैं और इसके क्रेडिट पक्ष में हम सारी लायबिलिटीज़ को लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? जिस फर्म की डिसॉल्यूशन होने वाली है, जिस फर्म का समापन होने वाला है, जो फर्म डिसॉल्व होने वाली है, उस फर्म के सारे एसेट्स को हम डेबिट में लिखेंगे और सारी लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट में लिखेंगे। किसके? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम जिस फर्म का डिसॉल्व कर रहे हैं उस फर्म के, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उस फर्म के सारे एसेट्स को डेबिट पक्ष में लिखते हैं और सारे लायबिलिटी पक्ष को उसके हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, मतलब क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया होता है, अगर क्वेश्चन में कहा गया होता है तो एसेट्स को, जो ये एसेट्स हैं, इन्हें हम रियलाइज़ करते हैं। इनको हम क्या करते हैं? रियलाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं? ये सारे एसेट्स रियलाइज़ हो जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ही ये सारे एसेट्स रियलाइज़ हो जाते हैं क्रेडिट पक्ष में, और सारी लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ता है डेबिट पक्ष में। सारे लायबिलिटीज़ को पे करना होता है डेबिट पक्ष में। सर समझ में नहीं आया, ये आपने क्या बताया? रियलाइज़ हो जाता है एसेट्स और लायबिलिटी,
क्या डेबिट होती है, क्या क्रेडिट होती है। चलिए अभी समझाते हैं। ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले आप कुछ रूल्स लिखो, फिर हम इसे एक क्वेश्चन के द्वारा समझाते हैं। पहले आप लोग लिख लो और उसे हमें क्वेश्चन के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, चलिए पहले हम रूल्स लिखते हैं, ठीक। चलिए इसे मिटाते हैं और रूल्स लिखते हैं। देखिए, जब कभी आप रियलाइजेशन अकाउंट की ट्रीटमेंट कीजिएगा, जब कभी आप रियलाइजेशन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीजिएगा, तो आपको यहाँ गिवन होता है, यहाँ हमें गिवन होता है, क्वेश्चन में हमें पहले से दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है? बैलेंस शीट। क्या दी गई होती है? बैलेंस शीट दी गई होती है। हमें जब भी हम क्वेश्चन में फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा? बैलेंस शीट दिया गया होगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, बैलेंस शीट में आपको पता ही है कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं। यहाँ लायबिलिटी लिखी गई होती है और यहाँ पर एसेट्स लिखे गए होते हैं। ऐसे ही होता है कुछ बैलेंस शीट्स। जी सर, हाँ। तो जिस साल हमें डिसॉल्व करना होता है ना, उस साल की हमें बैलेंस शीट दी गई होती है, तो उसकी यहाँ लायबिलिटी लिखी गई होती है और यहाँ पर एसेट्स लिखी गई होती है, ठीक। जी सर। चलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? देखिए, ये टी शेप बन गया, यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर भी पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी लायबिलिटी यहाँ एसेट साइड में लिखी गई है, बैलेंस शीट में लिखी गई है, बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटी लिखी गई है, इन सभी लायबिलिटी को उठाकर आप यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल दोगे, ठीक। जी सर। और बैलेंस शीट में ये जितने भी एसेट्स लिखे गए हैं ना, इन सभी एसेट्स को उठा के यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में, ये रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट है और ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट है। तो हम क्या किए, बैलेंस शीट की जितनी भी लायबिलिटी है उसे उठा के रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ डाल दिए, और बैलेंस शीट की जितने भी एसेट्स हैं इन सबको उठा के हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिए। लेकिन बैलेंस शीट की लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करते समय और एसेट्स को ट्रांसफ़र करते समय कुछ एक बातों का ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान देना पड़ता है? देखिए, पहला, कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है। इसे हम नहीं ट्रांसफ़र करते, इसको हम बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। और दूसरा, कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट होगा तो इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते हैं। तीसरा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये थोड़ा सा बच्चों समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उल्टा सीधा लिख दिया है मैं सर ने। करंट अकाउंट, ठीक है। और ये पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। जी सर, ठीक है। तो ये तीन बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, कैश या बैंक बैलेंस, कैपिटल या करंट अकाउंट और पार्टनर्स का लोन अकाउंट। इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? जी सर, इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे।
मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट की यहाँ लायबिलिटी लिखी गई होगी, यहाँ पर एसेट्स लिखे गए होंगे। आप बनाओगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाओगे? एक टी शेप का अकाउंट बनाओगे, डेबिट में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में भी पार्टिकुलर अमाउंट। क्या करोगे? बैलेंस शीट की सारी लायबिलिटी को उठाकर, बैलेंस शीट के सारी लायबिलिटी को उठा करके आप कहाँ डाल दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। दिख रहा है ना एरो? ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी को उठा के कहाँ डाल देंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। और बैलेंस शीट की जो एसेट्स है, बैलेंस शीट की जितनी भी एसेट्स है उसे हम कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। लेकिन लायबिलिटी को यहाँ क्रेडिट में लिखते समय और एसेट्स को यहाँ डेबिट में लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैश और बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट में कहाँ लिखी गई होती है? कैश और बैंक बैलेंस एसेट की तरफ। तो इस कैश और बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट अगर दी गई होगी तो इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। और पार्टनर्स का, अगर किसी भी पार्टनर्स का अगर कोई लोन दिया गया होगा तो इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। सर और भी कुछ है? हाँ, एक चीज़ और, किसी भी प्रकार का कोई फंड या रिजर्व हो, किसी भी प्रकार का कोई फंड या रिजर्व हो तो इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, एक्सेप्ट, इसका एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट में पहली बात प्रोविडेंट फंड, पीएफ, जिसको कई बार हम ईपीएफ भी कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर ये लिखा गया होगा तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। किसी भी फंड या किसी भी रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रोविडेंट फंड लिखा गया होगा, कहाँ लिखा गया होगा? देखिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा गया होगा तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ध्यान रखिए, ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ ना, ये वो आइटम्स हैं जिसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। क्या क्या नहीं लिखा जाता है? कैश और बैंक बैलेंस, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट और किसी भी प्रकार का फंड या रिजर्व। लेकिन अगर प्रोविडेंट फंड होता है, अगर प्रोविडेंट फंड लिखा होगा, सॉरी मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया था, अगर प्रोविडेंट फंड लिखा गया होगा तो उसको हम लिखेंगे। अगर प्रोविडेंट फंड यहाँ लिखा गया होगा तो उसको लिखेंगे। लेकिन प्रोविडेंट फंड के अलावा अगर कोई सा भी फंड है, जैसे आपका रिज़र्व फंड है, जनरल रिज़र्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है, तो इन सब फंड को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब होता है इसको छोड़कर, मतलब फंड और रिजर्व तो नहीं लिखते हैं लेकिन पीएफ को हम लिखते हैं। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, एक चीज़ और है, वो थोड़ा विशेष ध्यान देने वाली बात है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ, इसके साथ एक शर्त है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान जाओ। क्या जान जाओ? कि आपको एक बैलेंस शीट दी गई होगी। जी सर। अच्छा, बैलेंस शीट दी गई होगी, ध्यान से देखिए, पूरा बोर्ड ध्यान से देखिएगा, मैं ना पूरा व्यू बना देता हूँ बोर्ड की। एक देखिए, दिख रही है पूरी बोर्ड की व्यू दिख रही है सबको? जी सर, पूरा बोर्ड दिख रहा है एक बार में हमें। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया गया होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट होते हैं। जी सर। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। जी सर। तो जब कभी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी को
जितने भी आइटम्स होंगे उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल दीजिएगा। एरो को ध्यान से देखिए, मैंने लायबिलिटी की एरो को खींच करके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ लाया हूँ। मतलब बैलेंस शीट की पूरी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ आ जाएगी और बैलेंस शीट की तरफ लिखा गया पूरा एसेट्स, बैलेंस शीट की तरफ लिखा गया पूरा एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये जो 4 आइटम्स मैंने लिखे हैं, कैश और बैंक बैलेंस, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, किसी भी प्रकार का फंड या रिजर्व, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखे जाते। लेकिन फंड और रिजर्व में एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा होगा तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में हम डालेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा होगा तो उसको डालेंगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसको मैंने स्टार बना दिया, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो इसे वीडियो को पॉज करें और इसे एक बार फिर से देखें और लिखें। लिख लिया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। एक बार देख लीजिए फिर से। आपको बैलेंस शीट दी गई होगी। बैलेंस शीट में 2 भाग होते हैं, लायबिलिटी और एसेट। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। आप क्या कीजिएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ लिखिएगा। मैंने एरो बना करके दिखाया है आपको। लायबिलिटी में जो भी अमाउंट, जो भी आइटम्स लिखे होंगे वो आइटम्स और उनके अमाउंट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखिएगा। किस नाम से लिखिएगा? बाय सन्ड्री लायबिलिटी। और एसेट की तरफ जो भी लिखे गए होंगे, बैलेंस शीट के एसेट की तरफ जो लिखे गए होंगे उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखिएगा। एरो को ध्यान से देखिए कि एसेट में जो भी आइटम्स लिखे होंगे और अमाउंट लिखे होंगे उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखिएगा। किस नाम से? टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से। लेकिन कुछ आइटम्स को नहीं लिखिएगा। इसे लिखते समय ध्यान रखिएगा, कुछ आइटम्स को नहीं लिखिएगा। क्या क्या नहीं लिखिएगा? कैश और बैंक बैलेंस, कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट और किसी भी प्रकार का फंड या रिजर्व। लेकिन फंड और रिजर्व में एक बात थी, कुछ एक्सेप्शनल केस थे। किसको छोड़ देना है फंड और रिजर्व में? पीएफ को और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की हम बात बाद में करेंगे। पीएफ अगर लिखा गया होगा तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। पीएफ के अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई फंड और रिजर्व होगा तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या करेंगे। हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी। किसके बारे में? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में दिया गया होगा और लायबिलिटी इसके बारे में दी गई होगी। लायबिलिटी को क्या करने के लिए कहा गया होगा? पे करने के लिए कहा गया होगा। आपको चुकाना होगा लायबिलिटी को। और एसेट को रियलाइजेशन किया जाएगा। रियलाइजेशन का मतलब होता है एसेट से पैसा वसूला जाएगा। एसेट से कैसे पैसे वसूलेंगे? मतलब एसेट्स जो भी, आज पता है आज फर्म बंद हो रहा है, तो फर्म बंद होगा तो हम क्या करेंगे? फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उसको मार्केट में बेच देंगे और उससे हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। इसी को कहा जाता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे और हम क्या होगा, जो भी एसेट से रियलाइज होगा उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट है आपके सामने, यहाँ हमने बैलेंस शीट से पहले से उतार रखा है। अब देखिए जब कभी हम एसेट्स को, किसी एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। किसकी तरफ लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ। क्या लिखते हैं? एसेट्स की रियलाइजेशन। ये जो सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटी है ये तो हमने बैलेंस शीट से उतारा है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ के जो एसेट्स की रियलाइजेशन लिखी गई होगी उसे हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे? बाय बैंक।
अब यहाँ हम लिख देंगे जैसे मोटरसाइकिल कितने में बिका, लैंड कितने में बिका, बिल्डिंग से कितनी रियलाइज़ हुई, ये सब बातें। हो सकता है कि कुछ एसेट्स डायरेक्ट रियलाइज ना हो करके पार्टनर्स अपने साथ लेके चले जाएं। अगर पार्टनर्स किसी एसेट्स को अपने साथ लेके जाते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। और अगर लायबिलिटी को पे करने की बात, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लायबिलिटी को पे करने वाली जो बात लिखी गई होगी, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट की तरफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, टू बैंक, मतलब हम बैंक से पे कर रहे हैं लायबिलिटीज़ को। क्या लिखेंगे, टू बैंक। फिर से सुनिए ध्यान से, लायबिलिटी को पे कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट की तरफ। क्या लिखेंगे हम, टू बैंक। और एसेट्स को रियलाइज कहाँ करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ। क्या लिखेंगे, बाय बैंक। और अगर एसेट्स कोई पार्टनर लेके चला जाए, बैंक से रियलाइज ना हो, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार अगर किसी लायबिलिटी को पार्टनर्स अपनी तरफ से दे दे, तो हम उसके लिए भी लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे, अगर कोई पार्टनर किसी भी लायबिलिटी को खुद चुका देता है, तो हम लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर किसी एसेट्स को ले जाता है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आप बैलेंस शीट से सारे एसेट्स को उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे, और बैलेंस शीट की सभी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो एसेट्स की रियलाइजेशन लिखी होगी, उसको हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या कहा, एसेट्स की रियलाइजेशन कहाँ होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ। और लायबिलिटी को हम पे कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट की तरफ। इसे ना यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, इसे डेबिट और इसे क्रेडिट की तरफ और इसको डेबिट की तरफ। मतलब ये जो होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ, और ये कहाँ होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट की तरफ। जैसा लिखा होगा वैसा हम पे कर देंगे। जैसे पे करने के लिए कहा होगा वैसा पे करेंगे, जैसा एसेट्स को रियलाइज करने के लिए कहा होगा वैसा हम रियलाइज कर देंगे। एक ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर नोट डालिए और लिखिए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ओवर realization of assets doesn't realize while pay off full liability if question is silent on it। लिख लिया आप लोगों ने। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ओवर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके फिर लिख लीजिए। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ओवर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स डजंट रियलाइज वाइल पे ऑफ फुल लायबिलिटी इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन इट। कहने का मतलब ये है कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में
अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स दिया होता है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, किस नाम से लिखते हैं, बाय बैंक या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कुछ दिया ही ना हो तो हम रियलाइज नहीं करेंगे, मतलब ये जो बाय बैंक और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये नहीं लिखेंगे। लेकिन लायबिलिटी के केस में उल्टा है, लायबिलिटी को अगर पे करने के लिए लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट की तरफ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कुछ भी नहीं कह रहा है तो जितनी भी लायबिलिटी आपने लिखी होगी ना, जितनी भी यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटी लिखी होगी वो पूरे यहाँ पर आप पे कर दोगे, वहाँ ये पूरे यहाँ पर पे करोगे। किस नाम से, टू बैंक। किस नाम से हम पे करते हैं, बैंक। एसेट को किस नाम से रियलाइज करते हैं, बाय बैंक। अगर पार्टनर्स एसेट के लिए जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स किसी लायबिलिटी को पे करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो हम यहाँ पर बाय बैंक या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते। और अगर लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो टू बैंक में जितनी भी लायबिलिटी है पूरा हम रियलाइज करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ये आपने नोट भी लिख लिया होगा। एक और आइटम है, उसे देख लीजिए। यहाँ टू एक्सपेंस, टू एक्सपेंस, इसे आप ये बैंक वाली जो आपने हेडिंग बना रखी है ना, बैंक वाली हेडिंग, इसके अंदर भी आप लिख सकते हो एक्सपेंस को। रियलाइजेशन करते समय जितना भी एक्सपेंस होता है अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो उसे हम बैंक के हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हैं और चाहो तो आप बाहर से भी लिख सकते हो टू एक्सपेंस। ऐसे बैंक के हेडिंग में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि खर्चा कहाँ से करेंगे, बैंक से ही तो करेंगे हम। तो एक्सपेंस को हम बैंक के अंदर भी लिख सकते हैं और क्योंकि मुझे यहाँ समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख के दिखाया है टू एक्सपेंस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा हुआ, अगर क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और अगर डेबिट ज़्यादा हुआ तो हमारा क्या है, लॉस है। बात समझ में आ रही है? क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट और डेबिट ज़्यादा है तो लॉस। तो आप आशा करता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। एक बार ऐसा कीजिए, इस पूरे को ना, इस पूरे को आप एक बार लिख लीजिए। मैं आपको पूरे बोर्ड की व्यू दिखा देता हूँ। पूरा बोर्ड दिख रहा है सबको? जी सर, लिख लीजिए। पूरे बात को आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए इसे अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मेरे पास जो बुक है ये DK गोयल है और DK गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन चैप्टर का। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा और बड़ा व्यू दिखाता हूँ। देखिए A, B and C were in partnership sharing profits in the ratio of 2:1:1। A, B और C पार्टनरशिप हैं और प्रॉफिट्स को 2:1:1 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। उनकी जो बैलेंस शीट है वो ये पोजीशन दिखा रही है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिस दिन डिसॉल्व करना है फर्म को, जिस दिन फर्म का समापन करना, उस दिन की आपको बैलेंस शीट दी गई है। मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई होगी। देखिए लायबिलिटी की तरफ क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, एज लोन, ए पार्टनर है ना, पार्टनर का लोन भी दिया है, मिसेज ए लोन। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार ना ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मिसेज ए लोन दिया हुआ है, ए पार्टनर है, मिसेज ए नहीं है, मतलब ए की बीवी पार्टनर नहीं है, ए पार्टनर है। तो मिसेज ए लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन ए का लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। कैपिटल A, B, C तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है।
एसेट की तरफ देखिए क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स में से लेस प्रोविजन लिख के दिखाया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है और कैश एट बैंक दिया हुआ है। ये सारी बातें दी गई हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, डिसोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हमें लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक अकाउंट बनाएंगे हम ऐसे, ठीक। और क्या लिखेंगे हम, ये हमारा क्या है, डेबिट, और ये हमारा क्या है, क्रेडिट। ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। देखिए बैलेंस शीट में मैंने कहा था ना, जितनी भी लायबिलिटी है इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे, लेकिन इसमें से कौन कौन सा नहीं डालेंगे पहले ही देख लीजिए। एक तो हम ए का लोन नहीं डालेंगे और एक हम कैपिटल नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ए का लोन और कैपिटल छोड़ करके लायबिलिटी की तरफ जो कुछ भी है, क्या क्या है, क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है और मिसेस ए लोन है, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। लिखिए यहाँ पर बाय सन्ड्री लायबिलिटी, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। और सन्ड्री लायबिलिटी में क्या क्या डालेंगे हम, एक तो डालेंगे हम क्रेडिटर, एक मिसेस ए का लोन और एक बिल्स पेएबल। यही 3 चीजें थी, यही 3 चीजें थी। देखिए जी हाँ, एक तो क्रेडिटर था, एक बिल्स पेएबल था और मिसेस ए का लोन था, हमने यही डाल दिया। सन्ड्री लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर, मिसेस ए लोन और बिल्स पेएबल। कितना कितना डालेंगे, जितनी बैलेंस शीट की अमाउंट है। देखिए क्रेडिटर की कितनी अमाउंट दी गई है, 40,000, क्रेडिटर 40,000 है, बिल्स पेएबल 10,000 है और ए का लोन 16,000 है। यही है ना, हाँ, क्रेडिटर 40,000 है, बिल्स पेएबल 10,000 है और ए का लोन 16,000 है। देखिए क्रेडिटर 40,000, मैं यहाँ अंदर की तरफ लिखता हूँ, क्रेडिटर 40,000, ए का लोन कितना था, 16,000, ठीक है। तो ए का लोन हो गया 16,000 और बिल्स पेएबल कितना हो गया, कितना है, 10,000। तो बिल्स पेएबल यहाँ पर 10,000, टोटल यहाँ कर लो कितना हुआ, 40,000, 16,000, 56,000, 56,000 और 10,000, 66,000। यहाँ हम टोटल लिख दिए 66,000। दिख रहा है सबको, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कैसे डाल दिया लायबिलिटी। अब हम एसेट देखते हैं। एसेट में हमें फिक्स एसेट दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हैं, प्रोविजन लेस करके दिखाया है, फर्नीचर दिया है, गुडविल दिया है और कैश एट बैंक दिया है। तो हम एसेट्स उतारते हैं। देखिए हमें गुडविल तो दिया हुआ है, एक यहाँ पर ना एक बात लिख लें, यहाँ आप अपने कॉपी पे, कि बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल को नहीं दिखाया जाता, ठीक है। बैलेंस शीट में साधारण तौर पर बैलेंस शीट में गुडविल को नहीं दिखाया जाता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बात लिखे रहिए और आगे एक बार इसका एक कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं समझाऊंगा। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर तो सिंपल काम करना है। हमें क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट की तरफ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से सारे एसेट्स उठाइए। अच्छा, कौन सी एसेट को हम नहीं लिखेंगे इसमें से हम कैश एट बैंक को नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे। जी हाँ, सारे एसेट्स उतर जाएंगे, सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम। तो लिखना चालू करते हैं। यहाँ 2
सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, सेमीकोलन लगा दो। इसके ये हेडिंग बन गया। इस हेडिंग में हम सारे एसेट्स लिखेंगे। कौन कौन सी एसेट्स हैं? फिक्स्ड एसेट है 50,000 का, लिखते हैं फिक्स्ड एसेट कितना कर दिया है? 50,000। फिक्स एसेट 50,000 का। और देखें क्या दिया है? स्टॉक 60,000 का। लिखिए, यहाँ लिखिए स्टॉक 60,000 का, स्टॉक 60,000 का। फिर लिखें क्या दिया है? डेटर्स। अच्छा, यहाँ डेटर्स और लेस प्रोविज़न दिया है ना, तो हम लेस प्रोविज़न नहीं लिखते, हम सिर्फ डेटर्स लिखते हैं। डेटर्स कितना लिखेंगे? 30,000। देखिए डेटर्स के सामने 30,000 लिखा है, हम डेटर्स पूरा पूरा लिखते हैं 30,000 डेटर्स 30,000। और प्रोविज़न का हम क्या लिखते हैं? प्रोविज़न को हम यहाँ लैब क्रेडिट की तरफ लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविज़न ऑफ डेट। प्रोविज़न ऑफ डेटर्स कितना दिया हुआ है? प्रोविज़न ऑफ डेटर्स 2,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,000 रुपये। ठीक। और क्या दिया हुआ है? एक फर्नीचर दिया है 20,000 का। चलिए यहाँ लिखते हैं हम फर्नीचर 20,000। और गुडविल दिया है 18,000, इसे भी हम लिखेंगे गुडविल 18,000। और क्या दिया हुआ है? कैश बैंक। कैश बैंक को हम नहीं लिखते। तो अब ये बात समझ में आ गई आपको। बैलेंस शीट, यही मैं बात समझा रहा था, बैलेंस शीट दी गई होगी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी की तरफ जो भी दिख रहा है आपको, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और मिसेस ए लोन, ए का लोन और कैपिटल को हम नहीं दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और मिसेस ए लोन इसे यहाँ से उठाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ दिखा देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ दिखा देंगे। और एसेट की तरफ जो दिख रहा है आपको, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, गुडविल, कैसेट बैंक को तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और गुडविल इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट की तरफ दिखा देंगे। और ये जो डेटर्स के साथ प्रोविज़न होता है, डेटर्स के साथ लेस प्रोविज़न होता है, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसे ज़रा एक बार टोटल कर लीजिए, कितना होता है टोटल? 5 6 11, 11 3 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, मतलब 1,78,000। एक 1,78,000, 1,78,000। बात समझ में आ गई? देख लीजिए हमने क्या किया, बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में सारे आइटम्स को उतार दिया है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब हम इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बातें लिखी गई हैं देखते हैं। क्या लिखी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में? लिखा हुआ है ए agreed to take over furniture at 20% less than the book value। ए एग्री होता है फर्नीचर को ले जाने के लिए 20% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक में जो वैल्यू लिखी है उससे 20% कम पर एक घर लेके जाएगा। मैंने कहा था ना, पार्टनर किसी भी एसेट को ले जा सकते हैं, तो आप अपने कॉपी पे उतार रखे हो। पार्टनर अगर एसेट को ले जाएंगे तो कहाँ लिखाएंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। ए लेके जा रहा है, अच्छा ए और भी कोई एसेट लेके जा रहा है क्या? पढ़िएगा ध्यान से। फिक्स एसेट रियलाइज हो रहा है, स्टॉक भी रियलाइज हो रहा है, बैड डेट्स हो गया है, मतलब कुछ पैसे डूब गए हैं, और रियलाइजेशन पे एक्सपेंस हुआ है 3,000 का। क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स को 5% की डिस्काउंट के साथ पे किया गया है। और देयर वाज अ क्लेम ऑफ 64,100, 6400 रुपये का एक क्लेम था फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म। फर्म से कुछ डैमेज हो गई थी उसके, इट हैड टू बी पेड।
इसको भी पे किया गया है। चलिए, तो ए एक फर एसेट को लेके जा रहा है। अगर पार्टनर्स किसी एसेट को ले जाता है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। चलिए, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट और इसके क्रेडिट की तरफ आते हैं और यहाँ लिखते हैं हम बाय ए कैपिटल अकाउंट, है ना। ब्रैकेट में मैं फर्नीचर लिख देता हूँ, पता रहेगा क्या लेके गया है, फर्नीचर लेके गया है। कितने में लिख गया है, ए एग्री टू टेक फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 20% कम पर। बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की, हमने यहाँ पर लिखा था, हाँ, फर्नीचर 20,000 है। फर्नीचर 20,000 है, 20,000 से कितना करना है, 20% को कम करना है। चलिए हम देखते हैं, फर्नीचर 20,000 से में 20% कम करते हैं। 20,000 इससे लेस करते हैं हम 20%, कितना बच गया, 16,000। मतलब फर्नीचर लेके जाएगा एक कैपिटल अकाउंट यहाँ 16,000, लिख देते हैं हम 16,000। फिर अब और भी एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं। जी हाँ, फिक्स एसेट रियलाइज हो रहा है 32,000 में और स्टॉक रियलाइज हो रहा है 55,000 में। तो रियलाइजेशन के लिए हम यहाँ पर क्रेडिट में ही लिखते हैं हम बाय बैंक। बाय बैंक क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कितने में रियलाइज हो रहा है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट रियलाइज ₹32,000। यहाँ लिख देते हैं हम 32,000। और क्या है, स्टॉक 55,000 लिखते हैं हम यहाँ पर, स्टॉक 55,000, ठीक। फिर लिखा है बैड डेट्स 5,000, मतलब आपको ना बैड डेट्स, कुछ पैसे डूब गए हैं। पैसे कौन से डूबे होंगे, जहाँ से आने वाले होंगे, और आने वाले पैसे को हम क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। डेटर्स कितना है हमारा, 30,000। ध्यान से देखिए, डेटर्स हमने 30,000 पहले लिख रखा हुआ है। 30,000 में हमारा 5,000 रुपये डूब गया, तो बाकी बच गया 25,000, मतलब 25,000 रुपये मिल गए होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे डेटर्स। कितना लिखेंगे हम, 25,000। डेटर्स 25,000। और देखिए एक्सपेंस हुआ है 3,000। क्रेडिटर्स को हमने पे किया है 5% के डिस्काउंट पे। अच्छा, एक्सपेंस को जो हम लिखते हैं और क्रेडिटर्स को पे करते हैं, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ डेबिट में लिखते हैं हम यहाँ टू बैंक, क्योंकि पार्टनर कुछ पे नहीं कर रहा। अगर पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पर हम पार्टनर्स तो पे नहीं कर रहे हैं, तो टू बैंक। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को हम कितना पे कर रहे हैं, कितना लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पर। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, क्रेडिटर हैं हमारे 40,000। 40,000 लिख रखा है ना आपने कॉपी पे, देखिए। तो 40,000 का 5% निकालिए, 40,000 माइनस 5% कितना आ जाएगा, 38,000। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम क्रेडिटर 38,000। और एक्सपेंस हुआ है कुछ, कितना का एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन वर 3,000। चलिए, तो यहाँ भी एक्सपेंस हम लिख देते हैं 3,000 जी। और भी कुछ दिया हुआ है, जी हाँ। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,400 ऑफ फॉर डैमेज। डैमेज का क्लेम था 6,400 रुपये का अगेंस्ट द फर्म, इट हैड टू बी पेड। पे किया गया है, तो क्लेम अगर कुछ भी पे करेंगे तो हम डेबिट की तरफ 64।
और भी कुछ बच गया जी? बच गया। मैंने क्या कहा था कि अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे गुडविल, यहाँ हमने एसेट में गुडविल लिखा था, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हमने कुछ भी नहीं किया इसके बारे में। लेकिन यहाँ लायबिलिटी में मिसेज ए के लोन के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, बिल्स पेबल के बारे में भी कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, इसको हूबहू यहाँ पर, यहाँ क्लेम के नीचे हम लिख देंगे मिसेज ए लोन और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दिख रहा है, मिसेज ए लोन और बिल्स पेबल। कितना कितना लिख देंगे हम? कितना लिखा था? ए का लोन था 16,000 और बिल्स पेबल था 10,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16,000 और बिल्स पेबल हो जाएगा 10,000। इसका भी हम टोटल कर देंगे और यहाँ भी इसका हम टोटल कर देंगे। चलिए टोटल करते हैं हम। कितना है? 38,000 कीजिएगा टोटल, आप लोग भी साथ के साथ कीजिए। 38,000 और क्या है 3,000 और क्या है 6400 और क्या है 16,000 और क्या है 10,000। टोटल हो गया 73,400। कितना हो गया? 73,400। यहाँ लिख देंगे हम 73,400। कितना लिख देंगे हम? 73,400। और यहाँ क्रेडिट में भी टोटल करते हैं 32,000, 55,000 और 25,000। देखिए आप लोग भी कीजिए। 32,000, 55,000 और 25,000। कितना हुआ? 1,12,000। 1,12,000 यहाँ हमने लिख दिया 1,12,000। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये पूरा ध्यान से पूरा एक ओवरव्यू देख लीजिए। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है रियलाइजेशन अकाउंट का। फिर से सुन लीजिए। बैलेंस शीट के आइटम्स को हमने पहले सन्ड्री एसेट्स वाले को उठा के पूरे एसेट्स लिख दिए, और लायबिलिटी में बाय सन्ड्री लायबिलिटी पूरी लायबिलिटी को उठा के हमने रख दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ा तो ए जो था वो फर्नीचर लेके जा रहा था, तो हमने क्रेडिट की तरफ ए कैपिटल अकाउंट फर्नीचर लिख दिया 16,000 जितना में लेके जा रहा था। फिर जो एसेट से रियलाइज हो रहे थे उसे बाय बैंक अकाउंट के नाम से, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स, और जो लायबिलिटी पे हो रही थी उसे टू बैंक के नाम से, क्रेडिटर, एक्सपेंस, क्लेम। अच्छा, जिस लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला उसे भी हम पूरा पे कर देंगे। जैसे मिसेज ए लोन नहीं बोला था और बिल्स पेबल, उसे भी हम लिख लेंगे। और इस प्रकार से ये अकाउंट हमारा पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है और पता करना है कि प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है। तो फटाफट आप इसे टोटल कीजिए और बताइए कितना आएगा। कर लिया टोटल, कितना आया? सर क्रेडिट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम आ रहा है और डेबिट ज़्यादा आ रहा है। डेबिट कितना ज़्यादा आ रहा है सर? कुछ 1,55,000 आ रहा है शायद। सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या? जी 55,400 आ रहा है। देखना टोटलिंग करना, इसका 55,400 आएगा क्या? इसका टोटलिंग कर लो 55,400। और अगर हमारा डेबिट ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम आ रहा है, तो हमारा लॉस है। तो हम यहाँ लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, लिख देंगे हम बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना? 55,400। अब टोटल करके देख लीजिएगा, फिर इसे भी हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर जगह नहीं था, मैंने टोटल नहीं किया, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। इस पूरे को आप एक बार उतार लीजिए।
तो बच्चों, आज आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसे समझें, उतारें। मैं मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं व्हाट्सएप पर कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ, आप उसे बैठ के घर पर प्रैक्टिस करें और फिर मुझसे डाउट्स पूछें अपनी, जो भी आपके डाउट्स हैं। जो बच्चे मुझे जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो भी मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, तो वो भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। और उनके पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक के अनुसार जो भी चैप्टर्स आपको दिया हुआ है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन से जुड़ा हुआ, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन से जुड़ा हुआ, उसके आप अपने बुक में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जो भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये ध्यान से कर लें ताकि मेरे आने वाले और भी वीडियोस आप लोग को मिल सके। क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि लॉकडाउन में लगभग मैं आप लोग का अकाउंट्स करवाऊँ जितना भी हो सकता है, जितना भी संभव हो, ताकि आप लोग को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और घर पे ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें, 3 मई तक का वेट करें। 3 मई तक हो सकता है कि आप लोग की लॉकडाउन खुल जाए और स्कूल भी खुल जाए। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।